मित्रों नमस्कार। बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र और उसकी महत्वपूर्ण इकाई और उससे संबंधित बनने वाले प्रश्न और कुछ बीमारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेफ्रॉन कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है? तो मुख्य रूप से नेफ्रॉन 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहला मेल्फिगी कोश, दूसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा हेनले का लूप और चौथा दूरस्थ कुंडलित नलिका। मेल्फिगी कोश, समीपस्थ कुंडलित नलिका, इंग्लिश में इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल यानी PCT के नाम से जानते हैं। हेनले का लूप, इसमें 2 भुजाएं होती हैं, आरोही भुजा और अवरोही भुजा। और दूरस्थ कुंडलित नलिका मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। इस प्रकार नेफ्रॉन 4 भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ यह प्रश्न बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जब नेफ्रॉन का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इन चारों भागों के अलावा एक और चीज बनाते हैं और वो है संग्राहक वाहिनी। तो वो जो संग्राहक नलिका या संग्राहक वाहिनी होती है उसमें सभी नेफ्रॉन अपना मूत्र इकट्ठा करते हैं, वो नेफ्रॉन का भाग नहीं है। कई बार प्रश्न आता है कि नेफ्रॉन कितने भागों से मिलकर बना होता है, उसमें संग्राहक वाहिनी भी ऑप्शन में होता है। तो संग्राहक वाहिनी नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना। नेफ्रॉन इन्हीं 4 भागों से मिलकर बना होता है। सेकंड क्वेश्चन, मेल्फिगी कोश किससे मिलकर बना होता है? यानी नेफ्रॉन का जो पहला भाग है मेल्फिगी कोश, यह किससे मिलकर बना होता है? तो मेल्फिगी कोश 2 भागों से मिलकर बना होता है, ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस का मतलब केशिकाओं का गुच्छा होता है। अपवाही धमनी और अभिवाही धमनी आपस में केशिकाएं बना देती है, वो केशिकाओं का गुच्छ ग्लोमेरुलस कहलाता है। और यह पूरा ग्लोमेरुलस बॉमन कैप्सूल के अंदर इकट्ठा होता है। तो ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल दोनों मिलकर मेल्फिगी कोश का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पोडोसाइट कोशिकाएं बॉमन कैप्सूल में पाई जाती है। यह बॉमन कैप्सूल की परिधि बनाने का काम करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पोडोसाइट सेल्स के बारे में, शायद साल भर पहले भी किसी एग्जाम में सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में घनाकार उपकला ऊतक या क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसी प्रकार दूरस्थ कुंडलित नलिका में कौन सा ऊतक या कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो सेम उसमें भी घनाकार उपकला ऊतक या घनाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। इन दोनों ऊतकों के बारे में परीक्षा में प्रश्न आता है, मतलब पीसीटी और डीसीटी दोनों में ही घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हेनले के लूप में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो हेनले के लूप में शल्की उपकला ऊतक या शल्की उपकला कोशिकाएं या स्क्वेमस एपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर? अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि इन नलिकाओं का जो काम है उस काम के आधार पर उसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इन कोशिकाओं का नाम याद रखना हमें जरूरी है। नेक्स्ट, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। प्रश्न बिल्कुल सरल है, लेकिन यूरिया दिमाग में आते ही हमें उत्सर्जन तंत्र की याद आती है और हम सीधा ही क्वेश्चन में आंसर किडनी करके आ जाते हैं, जबकि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। रक्त द्वारा जब क्षमता है तब जाके यूरिया रक्त से अलग होकर और किडनियों में जमा होता है, बाकी निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। क्लियर? अब यकृत में कौन से चक्र द्वारा होता है? तो यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र की खोज सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने की थी, क्रेफ्ट और हेंसलेट ने, इसलिए ऑर्निथिन चक्र को उनके सम्मान में क्रेफ्ट हेंसलेट चक्र भी कहते हैं। क्लियर? तो क्रेफ्ट हेंसलेट चक्र, इसी का नाम ऑर्निथिन चक्र। इस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। कहां पर? यकृत में। क्लियर? नेक्स्ट, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया कहां होती है? यह कौन सी क्रिया है? यह रक्त के छन्ने की क्रिया है जिससे मूत्र का निर्माण होता है। तो रक्त के छन्ने की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, परानिस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और नलिकीय स्रवण। पहली क्रिया है परानिस्यंदन, दूसरा चयनात्मक पुनः अवशोषण
और तीसरा है नलिकीय स्त्रावण या ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो अपना प्रश्न है, परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह होती है बॉमन संपुट में। कौन करता है? अपवाही नलिका और अभिवाही नलिका। क्लियर। दूसरा, इसके बाद चयनात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन का काम कहां पर होता है? तो यह होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी, मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका, और हेनले के लूप में। यानी हेनले के लूप में दो भुजाएं होती हैं, एक तो अवरोही भुजा और एक आरोही भुजा। तो इस प्रकार समीपस्थ कुंडलित नलिका, अवरोही भुजा और आरोही भुजा, इन तीनों में चयनात्मक पुनः अवशोषण का काम होता है, जिसमें रक्त द्वारा छनने के बाद जितने भी पदार्थ छन जाते हैं उसमें जो काम का मटेरियल है, काम के खनिज लवण है, जल है और कुछ महत्वपूर्ण ग्लूकोज वगैरह, उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, नलिकीय स्त्रवण या ट्यूबुलर सिक्रेशन की क्रिया नेफ्रॉन के कौन से भाग में संपन्न होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इन तीनों में यही है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नलिकीय स्त्रावण का कार्य डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या दूरस्थ कुंडलित नलिका में संपन्न होती है। ठीक। अगला, बॉमन कैप्सूल में रक्त के परानिस्यंदन के लिए एनएफपी का मान कितना होता है? एनएफपी का मतलब होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। यानी कि जब ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त छनता है तो उस समय रक्त के छनते समय उसका कुल प्रेशर कितना होता है रक्त के छनने का, तो उसको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या एनएफपी कहते हैं। तो रक्त के छनते समय नेफ्रॉन में एनपीएफ का मान 20 mm ऑफ एचजी होता है। क्लियर। नेक्स्ट, मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसको अपन यूरोक्रोम वर्णक कहते हैं। यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक। नेक्स्ट, कुछ शब्दावलियां हैं जो समथिंग बीमारियों के बारे में है, समझे। सबसे पहला है हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मतलब क्या होता है? तो हिम शब्द आया है रक्त से। तो मूत्र के साथ रक्त का उत्सर्जन होना, कई बार सर्जरी के दौरान या फिर कोई एक्सीडेंटल केस के द्वारा अंदर कोई थक्का वगैरह जम जाता है, ऐसी स्थिति में मूत्र के साथ रक्त का भी उत्सर्जन होता है। यह स्थिति हिमेचूरिया कहलाती है। मूत्र के साथ रक्त का उत्सर्जन, हिमेचूरिया। दूसरा प्रश्न है, ग्लाइकोसूरिया किसे कहते हैं? तो ग्लाइको शब्द आया है ग्लूकोज से। तो मूत्र के साथ ग्लूकोज का उत्सर्जन होता है तो उसे अपन ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। यह कब होता है? यह मधुमेह या डायबिटीज की स्थिति में होता है। इस स्थिति को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है मूत्र त्याग के समय अगर दर्द और जलन की स्थिति हो। कई बार मूत्र त्याग के समय दर्द और जलन की स्थिति होती है, ये कई कारणों से हो सकती है। मान लो कि प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ गया हो, तब भी हो सकता है। कई बार हम गर्म खाना, मतलब कि जैसे अदरक वगैरह का सेवन गर्मी के दिनों में ज्यादा करते हैं, इससे भी मूत्र में दर्द और जलन की स्थिति हो सकती है। कई बार स्टोन या पथरी के कारण भी दर्द और जलन की स्थिति हो सकती है। तो किसी भी कारण अगर मूत्र त्याग के समय दर्द और जलन की स्थिति होती है तो इसको अपन डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा मतलब मूत्र के आयतन में वृद्धि हो। मतलब नॉर्मली एक व्यक्ति द्वारा दिन में 2 से 2.5 लीटर मूत्र त्यागा जाता है, अगर उसका आयतन आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा कम हो या फिर चाय, कॉफी, शराब अधिक मात्रा में पीने में आ जाए, उस समय मूत्र त्याग हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो यह स्थिति पॉलीयूरिया कहलाती है, मूत्र के आयतन में वृद्धि होना। ठीक। अगला है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया पॉलीयूरिया का उल्टा है, मतलब मूत्र के आयतन में कमी होना। मूत्र के आयतन में वृद्धि होना पॉलीयूरिया और मूत्र के आयतन में कमी होना ओलिगोयूरिया कहलाता है। ऐसा कब होता है? तो गर्मी के दिनों में जब हमें पानी पीने नहीं मिलता और अधिक मात्रा में पसीने का उत्सर्जन हो जाता है तो जल में पानी, शरीर में जल की कमी हो जाती है तो मूत्र का उत्सर्जन बहुत ही कम मात्रा में होता है। यह स्थिति ओलिगोयूरिया कहलाती है। क्लियर। अगला है
डायलिसिस या रक्त अपहरण। डायलिसिस, डायलिसिस एक वह क्रिया है जब शरीर की दोनों किडनियां काम करनी बंद कर दे, दोनों वृक्क या गुर्दे काम करने बंद कर दे तो रक्त क्षमता नहीं है। ऐसी स्थिति में रक्त को शरीर से बाहर निकालकर कृत्रिम विधियों द्वारा छाना जाता है। सेलोफेन की झिल्ली द्वारा उसको छाना जाता है, छान के शरीर में वापस डाला जाता है। यह क्रिया डायलिसिस या रक्त अपहरण कहलाती है। क्या लिखा हुआ है? रक्त को बाहर निकालकर कृत्रिम विधियों द्वारा छानना, इस क्रिया को अपन डायलिसिस कहते हैं। तो मित्रों, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा और प्रश्न के माध्यम से पढ़ना आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके जरूर देखें, जरूर बताएं। वीडियो अपन पूरा देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।